नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। कल हमने बात करी थी हार्ट अटैक की, एंजाइना की, उसके कारण कैसे आर्टरीज में ब्लॉक होता है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके रिस्क फैक्टर्स कल मैंने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन हार्ट की वेरियस डिजीज़ के बारे में, कि हार्ट की सभी बीमारियां बेसिकली क्या क्या होती हैं। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो लगातार पंप करता रहता है। हर मिनट उसको 70 to 100 टाइम्स उसको बीट करना होता है। इसके लिए उसको लगातार अपने लिए ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, जो उसकी अपनी आर्टरी से मिलती है। जिसमें ब्लॉकेज होने की वजह से उसको एंजाइना या हार्ट अटैक जैसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हार्ट में और क्या क्या बीमारी होती हैं जो हमें कॉमनली पता होनी चाहिए। हार्ट अटैक जैसे हमने कल डिस्कस किया, जब कोई एक आर्टरी 100% बंद हो जाती है तो हार्ट के उस पार्ट को ब्लड सप्लाई कम्प्लीटली बंद हो जाती है, और अगर उसे खोला ना जाए तो हार्ट का वो हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो जाता है। जब हार्ट का वो हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो जाता है तब उसको हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। हार्ट की जो पंपिंग एफिशिएंसी हम जिसको हम फिगर करते हैं वो कम हो जाती है, और उसको जब इस हार्ट की रिड्यूस्ड पंपिंग की वजह से पेशेंट को क्या दिक्कत होती है कि उसको सांस फूलने लगती है, उसकी फंक्शनल कैपेसिटी कम हो जाती है, और वो जितना फ्लूइड कंज्यूम करता है, जितना पानी कंज्यूम करता है, वो उसको निकाल नहीं पाता है, उसका यूरिन नहीं बना पाता है। तो इसलिए वो एक्सेस फ्लूइड फेफड़ों में एक्यूमुलेट होता है, और इसलिए पेशेंट को सांस फूलती है, और कभी कभी पैरों में सूजन आती है और पेट पे भी सूजन आती है। शुरू में मरीज़ को इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि सांस फूलना मरीज़ कई सारी चीज़ों से कोरिलेट कर लेता है, और पैरों पे सूजन आना भी मरीज़ बहुत जल्दी से नोटिस नहीं करता है। सो कि जब तक 3-4 लीटर फ्लूइड बॉडी में इकट्ठा ना हो जाए तब तक मरीज़ को पता नहीं चलता है कि ये सिम्टम्स उसको, जो उसकी हार्ट की पंपिंग कम हुई थी हार्ट अटैक आने के बाद में, उसकी वजह से उसको हो रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, हम कर सकते हैं। कॉमन लोगों के अपने लेवल के तौर पर अगर मरीज़ अपना 24 आवर्स का फ्लूइड इनटेक की प्रॉपर चार्टिंग रखे, और 24 आवर्स में कितना उसने यूरिन पास किया, इसका भी अगर एक मोटा मोटा हिसाब 24 घंटे दर 24 घंटे रखता रहे तो काफ़ी मुमकिन है कि मरीज इसको इस प्रकार का एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन अपने लंग्स में, अपने बॉडी में प्रिवेंट कर ले। दूसरा, एक इस कंडीशन को, जब ये हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है और हार्ट जो पंप कर रहा है, वो जो ब्लड आगे भेज रहा है, वो ब्लड बॉडी के लिए भी इनफ नहीं है, और वो जो ब्लड है वो बैक लंग्स में एक्यूमुलेट हो रहा है या फिर बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट हो रहा है। इस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो इस हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हार्ट कम्प्लीटली फेल हो गया है, जैसा कि लोगों को जब हम बताते हैं कि योर पेशेंट इज़ इन हार्ट फेलियर, तो उसको थोड़ा सा बहुत डरावना सा लगता है कि हार्ट फेल हो गया मतलब नाउ इट्स कम्प्लीटली गॉन और व्हाट। तो हार्ट फेलियर एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब ये है कि हार्ट की पंपिंग कम हुई है। हार्ट की पंपिंग कम होने के कई कारण हैं, जिनमें से एक मैंने बताया कि हार्ट अटैक आना, और वो हार्ट अटैक जिसको हमने टाइम से ठीक नहीं किया है, आर्टरी खोली नहीं है, या बहुत बार आर्टरी खुलने के बाद भी हार्ट की पंपिंग तुरंत इम्प्रूव नहीं होती है, कभी कभी 3-4 महीने लग जाते हैं। और जिन मरीजों में जिनमें 3-4 आर्टरीज में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होती हैं, उनमें भी हार्ट की पंपिंग, चूँकि धीरे धीरे पूरे मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो उन लोगों में भी हार्ट की पंपिंग रिड्यूस हो जाती है। ये तो एक कॉमन कारण है हार्ट की आर्टरीज का डिजीज़ होना, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। इसके अलावा हार्ट की पंपिंग कम होने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे स्पेशली यंग लोगों में एक कार्डियोमायोपैथी या मायोकार्डाइटिस, हार्ट की मसल्स को का इन्फेक्शन होना, हार्ट की मसल्स का इन्फ्लेमेशन होना, जैसे कॉमन हमको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो वो काफ़ी लोगों में हार्ट की मसल्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और हार्ट की मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
इसको ये कारण होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कारण होता है यंग लोगों में हार्ट पंपिंग कम होने का। ये काफ़ी लोगों में ठीक हो जाता है दवाई के साथ में, टाइम के साथ में, लेकिन जब ये यंग लोगों में मैनिफेस्ट करता है तो काफ़ी लोगों को इसमें सांस फूलना या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की प्रॉब्लम्स यंग लोगों को भी होती हैं, जैसे कि ओल्ड लोगों को होती हैं। इसके अलावा ये जो हार्ट पंपिंग रिड्यूस हुई, इसके कारण होते हैं प्रेगनेंसी के पहले या दौरान एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी होती है। नेचुरली महिलाओं में बहुत ही मतलब ये कॉमन है, और इसलिए प्रेगनेंसी के बाद जिन लेडीज़ को सांस फूलने की दिक्कत ज़्यादा होती हो, उनको भी अपना एक बारी इको करा के देखना चाहिए, हार्ट की पंपिंग करा के देखनी चाहिए। इनफैक्ट जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी के से रिलेटेड है ये कार्डियोमायोपैथी, हार्ट की पंपिंग कम होना मतलब, उनको इसकी प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं होती है। कई लोगों को ये रिकवर नहीं होता है, तो उन्हें भी पता होना चाहिए ताकि वो अगला प्रेगनेंसी प्रॉपरली प्लान करें, समझ के प्लान करें। इसके अलावा हार्ट फेलियर एक दूसरा टाइप का हार्ट फेलियर होता है। ये वाला हार्ट फेलियर जो हमने बात की, ये है जब हार्ट की पंपिंग रिड्यूस हो गई है। हार्ट की पंपिंग रिड्यूस क्यों हो गई है? क्योंकि हार्ट के मसल्स कमज़ोर हो गए हैं। हार्ट के मसल्स कमज़ोर क्यों हो गए हैं? या तो उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो गए हैं, या फिर उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है, मायोकार्डिटिस हो गई है, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी हो गई है, सडनली स्ट्रेस पड़ा और हार्ट की पंपिंग अचानक से कमज़ोर हुई और हार्ट की जो कैपेसिटी है टू पंप ब्लड फॉरवर्ड एकदम से कम हो गई सडनली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण होते हैं इस प्रकार के लोगों में, जिन लोगों में सडनली कोई बहुत सीवियर स्ट्रेस वो परसीव करते हैं और सडनली हार्ट की पंपिंग मसल्स की कमज़ोर हो जाए, उसको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी यंग लोगों में, स्पेशली लेडीज़ में काफ़ी कॉमन है। इन लोगों की जब हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं तो हार्ट की आर्टरीज बिल्कुल नॉर्मल निकलती हैं, और जो बाकी इनके फैक्टर्स होते हैं उनको देखकर हम लोग इसको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी की डायग्नोसिस बनाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है हार्ट फेलियर का, वो है एक बढ़ती उम्र और महिलाएं, स्पेशली अगर वो मोटी हैं, उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और उनको डायबिटीज़ है, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली चीज़ें हैं, तो इन लोगों में हार्ट की पंपिंग नॉर्मल होने के बावजूद भी हार्ट की जो मसल्स हैं उनकी स्टिफनेस इतनी बढ़ जाती है कि ये हार्ट भी प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाता, ब्लड को आगे फॉरवर्ड पुश नहीं कर पाता, तो रिजल्टेंटली कंजेशन लंग्स में होता है, और जैसे इन लोगों को भी बहुत बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। ये एंटिटी हमें क्यों पता होना चाहिए? ये एंटिटी भी प्रिवेंटेबल नहीं है, बहुत लोगों में प्रिवेंटेबल नहीं है, स्पेशली एज के साथ में। इसको जैसे हम डायस्टोलिक डिस्फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हार्ट एक मसल की तरह काम करता है। तो मसल को अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो मसल को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिलैक्स भी होना है। तो एज के साथ क्या होता है कि हमारी रिलैक्सेशन कम हो जाती है हार्ट की, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिंग पावर उतनी ही रहती है बट रिलैक्सेशन पावर हमारी कम हो जाती है। इसको हम डायस्टोलिक डिस्फंक्शन कहते हैं। और ये मरीजों को कन्फ्यूजन ये होती है जब वो इको कराते हैं, बोलते हैं हाँ हार्ट की पंपिंग तो ठीक है, तो हार्ट की पंपिंग ठीक है तो फिर हार्ट फेलियर क्या हुआ? ये तो हार्ट फेलियर ये हुआ क्योंकि फेलियर शब्द का मतलब सिर्फ ये है कि हार्ट हमारा उतना ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है, उतनी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं कर पा रहा है, उसकी इतनी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है कि जितना वो ब्लड रिसीव करे पूरी बॉडी से उतना ब्लड को आगे पंप फॉरवर्ड करे। तो अगर उसकी रिलैक्सेशन पावर कम है तो भी वो उतना पंप फॉरवर्ड नहीं कर पाता है और ब्लड स्टैग्नेशन होती है हार्ट में और हार्ट के पीछे वाले ऑर्गन्स में, फेफड़ों में और बाकी बॉडी के ऑर्गन्स में। इसमें हम कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं, जो थोड़ा बहुत प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये लेडीज़ में बहुत कॉमन है और 40 साल के बाद हम सभी लोगों में हमारी हार्ट की मसल्स स्टिफ हो जाती हैं और उनकी रिलैक्सेशन कम होने लग जाती है। पर इसके अलावा हाइपरटेंशन, परसिस्टेंट हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, मोटापा और डायबिटीज़। मोटापा स्पेशली जो पेट का मोटापा है वो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन को, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर को बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करता है।
सो जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है या हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, जिसमें हार्ट की पंपिंग हमारी नॉर्मल आती है जब हम इको कराते हैं, और भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आती, और हमारी कोरोनरी आर्टरीज भी नॉर्मल हमको दिखती हैं, यह डायस्टोलिक हार्ट फेलियर जो है ये काफ़ी हद तक हम इसे अपने अगर रिस्क फैक्टर्स का बचाव करें, वही ऑलमोस्ट सेम रिस्क फैक्टर्स जो कल हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए बात किया था, इसको हम थोड़ा सा प्रिवेंट या स्लाइटली डिले कर सकते हैं और इसको हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमने बात की हार्ट फेलियर की, जो कि 2 टाइप का होता है। हार्ट की पंपिंग रिड्यूस होने के साथ में भी हो सकता है, और हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है तभी भी हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है। तीसरी एक बीमारी होती है हार्ट की, हार्ट ब्लॉक जिसको कहते हैं। ये हार्ट ब्लॉक क्या है कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं एवरी मिनट, हार्ट जो हमारा बीट करता है हर मिनट 60 to 100 टाइम्स नॉर्मल है। हम सो जाते हैं तो भी हमारा हार्ट बीट करता रहता है, क्योंकि हार्ट में अपनी एक ऑटोनॉमस पेस मेकर होती है। हार्ट के जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनमें एक अपनी पेस मेकर होती है जो ऑटोमेटिक तरीके से अपनी इम्पल्स जनरेट करता है और नीचे वाले चैम्बर्स को वो ट्रांसमिट करता है, और वो कॉन्ट्रैक्शंस ऊपर शुरू होकर नीचे तक ट्रांसमिट होती है और एक सिंक्रोनाइज तरीके से हमारा हार्ट बीट करता है। ये इम्पल्स जनरेशन का काम ये इलेक्ट्रिकल फिनोमेना की तरह काम करता है, और ये ऑटोनोमस होता है। इसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम इसे प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम गुस्से में हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, या किसी और कारण से है तो कभी कभी हार्ट रेट कम हो जाएगा, या कई दवाइयों के प्रभाव से हार्ट रेट कम या ज़्यादा हो जाता है। तो नॉर्मली हमारे पैदा होने के बाद से ऑलमोस्ट बुढ़ापे तक ये हार्ट रेट हमारा कंट्रोल रहता है और कंडक्शन सिस्टम हमारा इफ़ेक्टिवली काम करता रहता है। लेकिन एक एज के बाद में ये कंडक्शन सिस्टम हमारा वैसे ही बूढ़ा होता है जैसे शरीर के बाकी ऑर्गन्स बूढ़े हो रहे हैं। तो या तो अपर चैम्बर्स से प्रॉपर सिंपल्स नहीं बनती हैं, या फिर वो नीचे वाले चैम्बर्स तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो इस इम्पल्स जनरेशन के काम का कम होना, या इस इम्पल्सिस को नीचे करके फ्लो करके ना पहुंच पाना, इसको हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं। अगर ये हार्ट रेट बहुत कम हो जाती है, जिसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं, कि ऊपर वाले चैम्बर्स की जो इम्पल्स जनरेशन हुई वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाई, सो मच सो कि नीचे के चैम्बर्स ने अपने आप ही कुछ 30-40 के रेट से इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर दिया। इस कंडीशन को हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। और चूँकि ये डिजनरेटिव होती है, उम्र के साथ वाली होती है, तो इसका कोई इलाज नहीं होता है और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको परमानेंट पेसमेकर लगाना पड़ता है। परमानेंट पेसमेकर वो डिवाइस है जो एक छोटा सा बॉक्स है जो हम चेस्ट में लगाते हैं, ऊपर लोकल एनेस्थीसिया में लगाते हैं। उसमें 2 तारें होती हैं जो हार्ट के ऊपर वाले और नीचे वाले चैम्बर्स में हम फिक्स करते हैं, और ये जनरेटर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है, इन 2 तारों को भेजता है। ये दोनों तार हार्ट की मसल्स को इम्पल्स जनरेट करके देते हैं और मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। तो ये हार्ट ब्लॉक और कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉक होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। उसके लिए एंजियोग्राफी करके देखना पड़ता है, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। अगर तीनों आर्टरीज़ में ज़्यादा ही ब्लॉकेजेस हैं तो बाईपास को भेजना पड़ता है। कई लोगों ने इतनी बीमारी डेवलप कर ली होती है कि बाईपास के लायक भी आर्टरीज़ नहीं बचती, तो उनको मेडिकल मैनेजमेंट पे ही मैनेज किया जाता है। जबकि ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कंडीशन जो मैंने अभी बताई, जो एक इम्पल्स जनरेशन का डिफेक्ट है, जो एक एज रिलेटेड डिजनरेशन डिफेक्ट है, इसके लिए हम परमानेंट पेसमेकर इलाज है और बहुत ही कारगर इलाज है। बहुत ही अच्छे से एक बारी पेसमेकर लगा दिया तो 12-14 साल तक वो काम करता है। फिर उसके बाद जब उसकी बैटरी कम होती है तो उसकी बैटरी बदल देते हैं। तीसरा मैंने बताया हार्ट फेलियर का सिंपल मतलब है कि हार्ट की पंपिंग का फंक्शन कम होना, वो चाहे पंपिंग कम होने की वजह से हो, चाहे स्टिफनेस की वजह से हो, रिलैक्सेशन कम होने की वजह से हो। इन दोनों भी प्रकार की कंडीशंस का, हार्ट फेलियर वाली कंडीशंस का, जो मरीज़ को सिम्टम्स होते हैं, पैरों पे सूजन आना, फेफड़ों में पानी भरना, सांस फूलना, खांसी आना। स्पेशली जब मरीज़ रात को सो जाता है तो 3-4 घंटे बाद उसकी सांस फूलती है और उसको घबरा करके उठ के बैठना पड़ता है। इस प्रकार के कॉमन सिम्टम्स होते हैं और उसको पेट में भारी भारीपन लगता है। और इन मरीजों को अपना टोटल फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट, इसका मेजरमेंट, इसका बहुत ही सटीक तरीके से इसका कैलकुलेशन अगर मरीज़ रखे
तो वो काफ़ी मैनेजेबल उसकी कंडीशन हो जाती है। जहाँ तक हार्ट ब्लॉक की बात है, तो एक बारी पेसमेकर लग गया फिर उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ आप टाइम टू टाइम दिखाते रहिए अपने डॉक्टर को और पेसमेकर के पैरामीटर्स चेक कराते रहिए, उतना ही आपको करना पड़ता है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है हार्ट रेट की, जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कई लोगों को हार्ट रेट अचानक से बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये अचानक से जो तेज़ होने वाली हार्ट रेट है ये कई प्रकार की होती है। जैसे एक हार्ट रेट होती है जो अपर चैम्बर से आती है, ऊपर वाले चैम्बर से, एट्रियल फिब्रिलेशन जिसको कहते हैं, एज के साथ होती है। और इसमें भी जो हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका मोटापा हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, फीमेल सेक्स हो गया, ये काफ़ी रोल प्ले करते हैं। और ये एट्रियल फिब्रिलेशन अपर चैम्बर से आती है और इरेगुलर होती है, और ये अगर पूरी नीचे ट्रांसमिट हो गई तो नीचे वाले चैम्बर्स भी बहुत फास्ट हार्ट रेट होती है। इसकी वजह से मरीज़ को अचानक से सांस फूलना, छाती में दर्द होना, घबराहट वगैरह होना, ये सब होती है। इसको दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है। ऐसे मरीज़ को नॉर्मली हम को ब्लड पतला करने की दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। ये एट्रियल फिब्रिलेशन जो कि हार्ट की फास्ट हार्ट रेट और इरेगुलर हार्ट रेट वाली कंडीशन है। अभी किसी ने पूछा है कि इज़ वेरिकोज वेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्ट प्रॉब्लम। वेरिकोज वेन उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारे स्पेशली पैरों की वेन्स, जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, जो आपको अपने टांगों की सतह पे दिखाई देती हैं, जब वो फूलने लग जाएं, जब वो ये मोटा हो जाएं, आपको दिखने लगें ब्लूइश वेन्स ऊपर से, और जब उनमें ब्लड सप्लाई नीचे से ऊपर जाना कम हो जाए या तो बंद हो जाए, उसको वेरिकोज वेन कहते हैं, जो टॉर्चर्स हो जाती हैं। तो बेसिकली हार्ट डिजीज़ की वजह से वेरिकोज वेन नहीं होती, वेरिकोज वेन होती हैं हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर की वजह से। जब हमारा, क्योंकि हम बेसिकली 4 पैरों वाले जानवर हैं और हमने खड़ा होना सीखा है एवोल्यूशन में, तो जब हम बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, ये जो वेन्स में हमारा जो ब्लड जाता है ये हार्ट में, इसको ये मसल्स पंप करती हैं, तो ये ब्लड ऊपर जाता है। तो जब खड़े रहते हैं वेन्स ऊपर, तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन उतनी हो नहीं पाती है और इनमें जो ब्लड है वो एक प्रेशर से, स्टेगनेंट प्रेशर से वहाँ पे जमा हो जाता है और बहुत लंबे टाइम तक ये वेन्स फिर ये टॉर्चर्स हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं और सरफेस पे आपको दिखने लगती हैं। और इनका एक भी अपने आप में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। मरीज़ को रात को क्रैम्प्स आएंगे, मरीज़ को पैरों में दर्द होएगी, मरीज़ को थोड़ा सा इचिंग होने लगेगी, मरीज़ को पिगमेंटेशन वगैरह होने लगेगी। और ये वेन्स, जो वेरिकोज वेन्स हैं, ये सुपरफिशियल वेन्स भी हो सकती हैं और लेग्स के अंदर जो काफ हैं, आपके काफ मसल्स के अंदर भी वेन्स होती हैं, वो भी डायलेटेड और टॉर्चर्स हो सकती हैं। और ये आपके नीचे के टांग से लेके ऊपर थाई तक के रीजन में कहीं भी आपको, और पूरे भी लेग पे आपको, टांग में आपको सकती हैं। इनका अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है और इनका ट्रीटमेंट भी हमको टाइमली लेना चाहिए। ये तो बेसिकली वेरिकोज वेन जो है, ये हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से वेरिकोज वेन नहीं हुआ है। वेरिकोज वेन के अपने कारण हैं और ये हार्ट को अफेक्ट करता है या नहीं, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। तो ये डायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट तो नहीं करता, लेकिन ब्लड स्टेगनेंट होता है, इतना कोई इससे कार्डियक आउटपुट मेजरली अफेक्ट नहीं होती है। मेरे ख्याल से शायद संजीव मल्होत्रा जी, मेरे ख्याल से डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं, आपने कभी शायद सुना होगा किसी पेशेंट से या डॉक्टर से। तो हमारे जो पैर होते हैं, जो हमारी टांगें होती हैं, इसमें 2 प्रकार के वेनस सिस्टम होते हैं, 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाते हैं। एक तो सुपरफिशियल वेन्स जो डायलेटेड और टॉर्चर्स होने के बाद में वेरिकोज वेन जिनको हम कहते हैं, और एक डीप वेन्स होती हैं। तो डीप वेन्स जो होती हैं वो मसल्स के अंदर होती हैं, जो हमारी काफ मसल्स होती हैं, 2 बहुत बड़ी मसल्स होती हैं जिनको हम इनफैक्ट पेरिफेरल हार्ट कहते हैं, गैस्ट्रोनोमियस एंड सोलियस मसल्स होती हैं। तो उनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो काफ़ी फैली हुई वेन्स होती हैं, साइनस की फॉर्म में वेन्स होती हैं, और वहाँ पर ब्लड स्टेगनेंट होने के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। जब वहाँ पे ब्लड स्टेगनेंट हो गया तो वहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है, और ये इसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT। इसका एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है
आपका बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहना या लेटे रहना, या कोई कैंसर होना, या बहुत इमोबिलिटी टाइप की कंडीशंस, या फिर आपने बहुत लॉन्ग और हल जर्नी कर ली हो, वो एक इसका एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है। और जब ये क्लॉट आपके वेंस में बन गया तो ये क्लॉट अगर वहाँ से निकलता है तो वो सीधा डिटैच होकर हार्ट में पहुँचता है, राइट हार्ट में आपके। और राइट हार्ट में पहुँचने के बाद ये काफ़ी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन होती है, क्योंकि राइट हार्ट ब्लड देता है लंग्स को, और लंग्स की मेजर आर्टरीज़ में जाके अगर ये क्लॉट जम गया, इकट्ठा हो गया, तो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई जो लंग्स को जा रही थी प्योर होने के लिए, वो बिल्कुल बंद हो जाती है, काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, थोड़ा सा चेस्ट पेन, हार्ट रेट बढ़ना, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये जो कंडीशन है टीवीटी प्लस पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हम जिसको कहते हैं, ये अपने आप में एक सीरियस बीमारी होती है। और अगर इसको कहें कि इसकी मोर्टेलिटी एक एक्यूट हार्ट अटैक से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कंडीशन थोड़ा सा लिटिल लेस नोन है टू द पीपल, और लोगों को नहीं समझता कि पैरों में दर्द हो रही थी, पैरों में दुखन हो रही थी और लेटे ही हुए थे, छाती में तो कुछ हुआ नहीं, और अचानक से जो सांस फूली हमारा और धड़कन बढ़ी, तो इसका इनसे क्या रिलेशन था, ये चीज़ थोड़ी सी जानकारी इसकी एक लोगों को कम होती है। पर ये एक ऐसा विषय है, इसको भी अगर हम टाइम से हम दिखा दें डॉक्टर को, टाइम से पहुंच जाएं, तो इस क्लॉट को थ्रोम्बोलाइज करने की दवाइयाँ होती हैं जो हम देते हैं, और काफ़ी हद तक अगर टाइम से मरीज़ पहुंच गया तो वो क्लॉट थ्रोम्बोलाइज होता है, वो क्लॉट डिज़ोल्व होता है, और वो जो ब्लड सप्लाई लंग्स को जा रही थी वो काफ़ी हद तक रीस्टोर होती है। तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस अलॉन्ग विद पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है जो डेफिनेटली हार्ट की बीमारी है, और पैरों के जो डीप वेन्स होती हैं उनके अंदर थ्रोम्बस होने की बीमारी है। अच्छा, संजीव मल्होत्रा जी पूछे हैं, थैंक्स, आई हैव प्रॉब्लम्स स्टार्टेड नाउअडेज। क्या प्रॉब्लम हुई है आपको, आप लिखिए इसमें, मैं तब तक कंटिन्यू करती हूँ। हार्ट रेट, तो हार्ट रेट, कम वाला हार्ट रेट हमने जैसे बात करी, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जिसके लिए हमें पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है, और तेज़ हार्ट रेट ऊपर वाले चैम्बर से अगर इरेगुलर होगा तो इसको एट्रियल फिब्रिलेशन, या और भी कई सारे नाम होते हैं, टेक्निकली थोड़ा डिफ़िकल्ट, वो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर लोअर चैम्बर से फास्ट हार्ट रेट है, जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, वो बहुत फास्ट हार्ट रेट होती है, सो मच सो कि पेशेंट का बीपी कोलैप्स करता है, और पेशेंट अगर बीटी के चलते हुए हॉस्पिटल पहुंच गया और अगर उसका बीपी फॉल कर रहा है तो हम उसको तुरंत डायरेक्ट करंट देके, शॉक देके उसको रिवर्ट करते हैं। अगर उसका बीपी फॉल करने लग रहा है तो उस टाइम उसके लिए सिर्फ एक डायरेक्ट करंट ही ट्रीटमेंट होती है, शॉक ही ट्रीटमेंट होती है, और जो तुरंत इफेक्टिव होती है ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये जो सडन कार्डियक डेथ आपने देखा होगा कि पेशेंट एयरपोर्ट पे वगैरह पे आपने देखा होगा कि डिफिब्रिलेटर्स लगे रहते हैं ऑटोमेटेड, तो वो इसी काम के लिए होते हैं कि पेशेंट को अगर ये सडनली वीटी या वीएफ शुरू हो जाए तो उसकी रिदम को वो डायग्नोस करता है और उसको शॉक देता है पेशेंट को, और पेशेंट की रिदम नॉर्मल होने से पेशेंट ऑलमोस्ट तुरंत ठीक होता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको रिपीटेडली वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले एपिसोड्स होते हैं, तो इनको ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि एक एपिसोड ऑफ सडन कार्डियक डेथ जो अबाउट हुआ, ये पेशेंट्स उस कैटेगरी में आते हैं, और इनके लिए एक आईसीडी इंट्रा कार्डियक डिफिब्रिलेटर, एक पेसमेकर टाइप का ही चीज़ होती है, जिसको हम एक तार का भी डालते हैं, दो तार का भी डालते हैं। ये आईसीडी इन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होती है, और जैसे पेसमेकर लगाते हैं ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल है इसको लगाने का, और इसकी तारें थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती हैं। ये मशीन हार्ट की वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाली रिदम को डायग्नोज करती है, आइडेंटिफाई करती है, और उसको शॉक दे के अंदर ही उसको ठीक करती है। अगर उसको ये कहें कि इसने एक शॉक दिया और मरीज़ की जान बचाई तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावा और जो चीज़ें होती हैं हार्ट में, हार्ट की बीमारियां, जैसे हार्ट के वाल्व, उनकी बीमारियां,
तो हार्ट के वाल्व क्या चीज़ है, जैसे हार्ट का अगर हम ब्लड सर्कुलेशन देखें तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के राइट साइड में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, वहाँ से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, वहाँ से ब्लड प्योरीफाई होकर आता है लेफ्ट एट्रियम में, और वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है मेजर आयोटा में और पूरे बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई करता है। तो एक चैम्बर और 2 चैम्बर्स के बीच में एक वाल्व होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जो एक ही डायरेक्शन में खुलती है और दूसरे डायरेक्शन में वो बंद रहती है। तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ब्लड राइट एट्रियम में आया और उसको राइट वेंट्रिकल में आना है तो राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड के वो वाल्व बंद हो जाएगा ताकि ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में वापस नहीं जाए। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल से आर्टरीज में, लेफ्ट एट्रियम से एलवी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में। तो एक ये सीक्वेंशियल फ्लो होता है ब्लड का, उसको मेंटेन करने के लिए किन्हीं भी 2 चैम्बर्स में हार्ट के एक वाल्व होता है, वाल्वुलर स्ट्रक्चर होती है जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो अलाउ करती है। इनको वाल्व कहते हैं। तो ये वाल्व्स की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कई लोगों में पैदाइशी तौर से वो कोई वाल्व सिकुड़ा हुआ होता है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो बचपन में ही पता चल जाती हैं, ऑलमोस्ट पैदा होने के कुछ टाइम के बाद में वो चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा जैसे बच्चा बड़ा हुआ कुछ 4-5 साल का, जैसे बच्चों को कॉमन सॉर थ्रोट वगैरह होते हैं, तो वो र्यूमेटिक फीवर एक हमारे कंट्री में काफ़ी कॉमन है। र्यूमेटिक फीवर हार्ट को पकड़ता है, जॉइंट्स को, किडनी को, इन सबको अफेक्ट करता है। और ये र्यूमेटिक फीवर हार्ट के वाल्व को अफेक्ट करता है और हार्ट के वाल्व्स को या तो सिकोड़ देता है, नैरो कर देता है, या फिर उनको लीकिंग होने लग जाती है। उनकी जो ये कोऑप्टेशन है वो कम हो जाती है। तो ये र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ हम इसको कहते हैं। ये माइट्रल वाल्व को अफेक्ट करेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व को, आयोटिक वाल्व को, या जैसे भी। अभी आपका एक क्वेश्चन है संजीव मल्होत्रा जी का, वेरिकोज वेन शोन इन लेग्स एंड फीट एंड नाइट टाइम पेन इन फीट। हाँ, तो वेरिकोज वेन अगर आपको पैरों में और टांगों में हो गई हैं तो आप इसका प्रॉपरली डॉपलर कराइए, ये देखने के लिए कि अंदर वाले वेन्स भी डायलेटेड हैं आपके या नहीं हैं, प्लस ये जो डायलेटेड वेन्स हैं ये सिर्फ आपके लेग पार्ट में है या थाई पार्ट में भी चले गए हैं, क्योंकि थाई के जो एब्डोमेन से जंक्शन है वहाँ तक ये वेन्स को डॉपलर वाले इवेल्यूएट करते हैं और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि आपको किस प्रकार के ट्रीटमेंट से फ़ायदा होगा। तब तक जब तक आप नहीं दिखा पा रहे हैं तब तक आप कोशिश करिए कि ज़्यादा देर आप खड़े ना रहें, और एक जो प्रेशर बैंडेज आती हैं वो बांध के रखें दोनों लेग्स में, और प्रेशर सॉक्स आते हैं, स्टॉकिंग्स आते हैं नी तक या अबव नी तक, उनको आप पहन के रखिए और उनको रेगुलरली पहन के रखिए। कम से कम 24 घंटे में 8 घंटे ज़रूर पहनिए। इसके अलावा अगर इससे भी ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा वेन्स हो गई हैं, इससे भी आराम नहीं मिल रहा है, तो रात को सोने के टाइम भी आप पैरों के नीचे तकिए रखिए और पैरों का लेवल हार्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखिए। ये आप प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं जो ये वेरिकोज वेन्स के लिए आपको शुरू करनी है। फिर डॉपलर कराइए और फिर पेरिफेरल जो स्पेशलिस्ट होते हैं या किसी कार्डियोलॉजिस्ट को आप मिलिए और दिखाइए, फर्दर मैनेजमेंट के लिए आपका डिसाइड किया जाएगा। एक क्वेश्चन है अंजू कालरा जी का, MVP क्या डेंजरस होता है? माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स, तो जो मैंने बताया कि जो वाल्व होते हैं उनकी लीकिंग, तो ये माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स क्या चीज़ है कि जो 2 वाल्व के 2 फ्लैप्स हैं, तो एक प्रोलेप्स करता है ऊपर वाले चैम्बर में और रिगर्जिटेशन होती है, वाल्व लीकिंग होती है उसकी वजह से। ये डेंजरस है या नहीं है डिपेंड करेगा कि कितना सीवियर है। अगर माइल्ड है तो और ग्रो भी नहीं हो रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है प्रॉब्लम, तो कोई डेंजरस वाली बात नहीं है। कभी कभार इन मरीजों को ऊपर के चैम्बर्स की हार्ट रेट बढ़ सकती है और कभी कभी इरेगुलर हार्ट रेट इनकी हो सकती है, बट डेंजरस कंडीशन ये एज सच नहीं है अगर माइल्ड फॉर्म में है। ऑफ कोर्स अगर सीवियर है, सीवियर लीकिंग हो रही है, तो फिर ये वाल्व को बदलवाने की नौबत आती है। तो ये हमने बात किया एक पेसमेकर का जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में ज़रूरत होती है। एक हमने ICD की बात की, जो हमको जिन मरीज़ों को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या सडन कार्डियक डेथ के एपिसोड्स हो चुके हैं उनको ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक 3 चैम्बर वाला पेसमेकर हम डालते हैं उन लोगों को जिनको हार्ट की पंपिंग बहुत कम है, ECG में भी चेंजेस हैं,
और उनको बारी बारी फ्लूइड एक्यूमुलेशन के एपिसोड्स हो रहे हैं, उनको बारी बारी करना पड़ता है। उनको हम 3 चैम्बर वाला पेसमेकर देते हैं, जिसको CRT-D या CRT-P कहते हैं। CRT-D मतलब कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी डिफिब्रिलेटर, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी पेसमेकर। इसके लिए क्या टेस्ट होता है, किसके लिए आपने पूछा है? MVP के लिए पूछा है क्या? अच्छा, वो होगा। हाँ, तो इसके लिए एक तो बेसलाइन इको करा के देखिए 2D को, उसी से डायग्नोसिस बनती है और कुछ नहीं कराना पड़ता है। अगर हार्ट रेट कुछ कम ज़्यादा महसूस हो रही है तो एक ECG करा के देख लीजिए, और इसके लिए कोई खास टेस्ट नहीं कराना पड़ता है। तो एक CRT-D, CRT-P, ICD, पेसमेकर, ये बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई आप लोग को। इसके अलावा जो अगर वाल्व हमारा सिकुड़ जाता है तो उसको खोलने की ट्रीटमेंट होती है। जैसे शुरू में इनिशियली हम अगर मेटल वाल्व सिकुड़ा हुआ है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से, तो उसको हम बैलून से खोलते हैं, पैर के थ्रू जाते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में ही करते हैं इसको भी। इससे मरीज़ का टाइम काफ़ी 7-8 साल निकल जाते हैं। उसके बाद में अगर वो नैरोइंग बढ़ती है या वाल्व लीक हो जाता है तो फिर इस मरीज़ को वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए भेजना पड़ता है। तो MVR मेटल वाल्व रिप्लेसमेंट या तो आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट, ये चीज़ें होती हैं। एक आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट के बारे में मैं एक बात कहूँगी कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो वाल्व है वो आयोटिक वाल्व होता है। तो आयोटिक वाल्व की जो बीमारियाँ होती हैं वो एज के साथ में, स्पेशली जैसे 60, 70, 80 ईयर्स की एज में, इस वाल्व का सिकुड़ना, डिजेनरेटिव वाल्व का सिकुड़ना, नैरो हो जाना, कैल्सीफाइड हो जाना बहुत ही कॉमन कंडीशन है। तो और ये लोग काफ़ी एडवांस एज में प्रेजेंट करते हैं। उस एज में इनको काफ़ी सारे और बीमारियां भी होती हैं, जैसे कोमॉर्बिडिटीज़ हम जिनको कहते हैं, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कई लोग ओबीज होते हैं, COPD होती है, किडनी का इश्यूज़ होते हैं। तो इन लोगों को नॉर्मली वाल्व रिप्लेस मेजर सर्जरी से ही करना पड़ता था, वही एक ट्रीटमेंट है। पर अभी पिछले कुछ सालों से इस वाल्व को भी हम परक्यूटेनियसली रिप्लेस करते हैं, जिसको हम टावर कहते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट। तो एक वाल्व आता है जिसको हम पैर की नस से ले जाके हार्ट तक लेके जाते हैं और वहाँ पे फुला देते हैं। ये थोड़ी सी महंगी ट्रीटमेंट है, पर टेबल पे 2-3 घंटे में पूरा प्रोसीजर हो जाता है अगर पेशेंट इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है। तो हमारी पॉपुलेशन में जैसे हम सब लोग को अच्छे से जानकारी है कि भाई एंजियोग्राफी कब करानी है, जब चेस्ट पेन है, एंजाइना होता है, तो हार्ट की आर्टरीज़ को देखने के लिए हमें एंजियोग्राफी करानी है। एंजियोग्राफी में हमको ये समझता है कि आर्टरीज़ में कितने ब्लॉकेजेस हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, उनको स्टेंट से ठीक किया जा सकता है या उनको बाईपास करने की ज़रूरत है या उनको दवाइयों पे ही छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम एंजियोग्राफी के बाद ही डिसाइड कर पाते हैं। इस प्रकार से अगर हार्ट रेट कम हुई है तो हमारे पास पेसमेकर होता है लगाने के लिए। अगर हमारी डेंजरस हार्ट रेट होती है या हम सडन कार्डियक डेथ होके निकल गया है तो फिर हमारे पास ICD होता है, एक इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए डिवाइस होता है। इसके अलावा जब अगर हार्ट पंपिंग कम है और हम बारी बारी हार्ट फेलियर की वजह से हम हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ रही है, तब हमारे पास 3 तार वाला पेसमेकर CRT-D या तो CRT-P होता है लगाने के लिए, ये हमें पता है। इसके साथ ही हमें इस बात की जानकारी होना, इस बात की अवेयरनेस होना आजकल बहुत ज़रूरी है कि जैसे आयोटिक वाल्व अगर डिजीज़ हो जाए, आयोटिक वाल्व अगर बहुत नैरो हो जाए और सर्जिकल आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट की नौबत अगर आ गई है, तो उन लोगों के लिए एक वायबल ऑप्शन है, एक डुएबल ऑप्शन है जो हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम टावर कहते हैं या टावी कहते हैं, जो वेसल्स के थ्रू जाके लोकल एनेस्थीसिया में लोकल ही देके, बाकी तो जनरल एनेस्थीसिया कंप्लीट प्रोसीजर करने के लिए किया जाता है, पर 1-2 घंटे का प्रोसीजर होता है टावी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोसीजर है, एक जो कार्डियोलॉजिस्ट मरीज़ को आजकल कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब कुछ और है तो क्वेश्चन लिख दीजिए या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच।